नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, श्रीगंगानगर। दोस्तों, उड़ान निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है डेजर्ट एंड रिवर्स, मरुस्थल और नदियाँ। टॉपिक का नाम है मरुस्थल और नदियाँ। मरुस्थल और नदियाँ, मरुस्थल अलग चीज़ है, नदियाँ अलग चीज़ हैं। हालांकि हम इसको डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों टॉपिक एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये प्री के सिलेबस में आपके है, मेंस में कम है, लेकिन फिर भी हम इसको टच करते हुए जा रहे हैं। डेजर्ट्स एंड रिवर्स, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जलवायु के कई कॉन्सेप्ट हैं जो इनके अंदर छुपे हुए हैं। ऐसे भूगोल के कई छुपे हुए प्रश्न होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को छेड़ रहे हैं, जिसमें कि हम अध्ययन कर रहे हैं डेजर्ट्स एंड रिवर्स, मरुस्थल और नदियाँ। पहले हम मरुस्थल को देख लेते हैं। मरुस्थल को हम मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, उसकी क्या विशेषता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, मरुस्थल, डेजर्ट, पहले हम डेजर्ट देखते हैं। अब राजस्थान में हम लोग हैं। राजस्थान के लोगों को मालूम है कि मरुस्थल क्या होता है। फिर भी यदि किसी से पूछा जाए कि मरुस्थल की परिभाषा बताएं, आप तो मरुस्थल के निवासी हैं, मरुस्थल क्या होता है बताएं, तो एक दो बार आदमी को सोचना पड़ता है कि मरुस्थल क्या है। आपसे भी कहा जाए कि मरुस्थल की परिभाषा बताएं, क्या है मरुस्थल, आप बोलोगे रेत जहां होगी वो मरुस्थल है, लेकिन अंटार्कटिका तो बर्फ पड़ी हुई है, वो भी एक मरुस्थल है। तो मरुस्थल की परिभाषा ढूंढने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिक चीज क्या है, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वर्षा 25% से कम होती है। एनुअल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर जिस इलाके में होगी उसे हम मरुस्थल के नाम से या डेजर्ट के नाम से जानते हैं। डेजर्ट दो तरह के हो सकते हैं, इनके दो टाइप्स हो सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड। हालांकि क्या है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति काफी मात्रा में है। लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर मरुस्थल उतना भाग में है जितना आप अंदाजा लगा रहे हो उससे ज्यादा। लगभग इस पृथ्वी का 20% भाग मरुस्थलों से ढका हुआ है। कुछ किताबों में 1/3 भाग, कुछ किताबों में 1/4 भाग होता है। मोटा मोटा ये 20% का जो भाग है पृथ्वी का, उसको मरुस्थलों ने ढका हुआ है, डेजर्ट्स ने। मरुस्थल दो प्रकार के माने जाते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड, ठंडा और गर्म। ठंडे मरुस्थल वो जहां बर्फ जमी हुई रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है और उन इलाकों में वर्षा बहुत कम होती है, ग्रीनरी नहीं होती है, हरियाली नहीं होती है, बंजर होते हैं, आबादी नहीं होती है, पॉपुलेशन नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, शहर नहीं होते हैं, गांव नहीं होते हैं, सड़कें नहीं होती हैं। कुल मिला के विकास का जो चिन्ह है, विकास के जो चिन्ह हैं, बहुत ही कम इस इलाके में देखने को मिलते हैं। उन्हें हम मरुस्थल कहते हैं। और ठंडे मरुस्थल में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। ठंडे मरुस्थलों में साइबेरिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर लगभग ये पूरा का पूरा एरिया निर्जन है, जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए इस क्षेत्र को मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये ठंडे मरुस्थल हैं। कौन से मरुस्थल हैं? कोल्ड डेजर्ट्स। हम आज कोल्ड डेजर्ट्स की बात नहीं करेंगे। अगर आप मैप में भी देखोगे तो दो तरह के मानचित्र में हम मैप आपको दिखा सकते हैं, जिनमें कि कुछ गर्म है और कुछ जिसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, ड्राई। वो कई बार गर्म भी होते हैं पर ठंड का भी उसमें एहसास ज़्यादा होता है। दो कलर यूज़ किए हमने। येलो कलर जो है वो उष्ण मरुस्थलों के लिए इस्तेमाल किया गया है और ब्लू कलर जो आपको
दिख रहा है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखें, अगर हम मरुस्थलों को पहले देख लें उसके बाद बात करते हैं, या मरुस्थलों की डेफिनेशन देख लें पहले। कोल्ड डेजर्ट कौन से हैं? वो जहाँ पर बर्फ जमी होती है, बर्फीले इलाके, निर्जन इलाके, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था एंटार्क्टिका, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी अलास्का, ये जो है ये ठंडे मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। बर्फ ज़रूर मिलती है, कई कई फीट मोटी बर्फ मिलती है, परंतु वनस्पति और जनजीवन का और जीवन का अभाव इस इलाके में मिलता है। दूसरा होता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कौन से? गर्म मरुस्थल, वो मरुस्थल जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और ये लगभग शुष्क मरुस्थल होते हैं, उच्च तापमान वाले होते हैं, और यहाँ ज़्यादातर भागों में रेत का विस्तार मिलता है, सैंडी। ज़रूरी नहीं है कि सारे मरुस्थल रेतीले ही हों। तिब्बत का पठार जो है उसमें जो मरुस्थल है वो रेतीला नहीं है, चट्टानी है। तो मरुस्थलों में भी कई प्रकार होते हैं, हम आगे देखेंगे कि हॉट, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, हॉट और कोल्ड। इनमें भी जो मरुस्थल होते हैं उनमें कुछ चट्टानी मरुस्थल हो सकते हैं, कुछ पथरीले हो सकते हैं, रॉकी चट्टानी है, इसमें बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, कुछ कंकड़ीले, पथरीले या स्टोनी, और कुछ रेतीले मरुस्थल होते हैं जिसको सैंडी डेजर्ट्स बोलते हैं। तो सैंडी डेजर्ट हो सकते हैं, स्टोनी हो सकते हैं, और चट्टानी रॉकी हो सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चट्टानें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो जैसलमेर का इलाका है, बीकानेर का इलाका है, यहाँ रेत का विस्तार हमको मिलता है इस मरुस्थल में, थार में। लेकिन जोधपुर के आसपास चले जाएं आप, थोड़ा सा और आगे चले जाएं, तो आपको यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं तो मिलेंगी, पर चट्टानें मिलती हैं, खड़ी चट्टानें मिलती हैं, चट्टानी भाग मिलता है, शुष्क भाग मिलता है, कठोर तरह का मरुस्थल मिलता है, जिसे हम राजस्थान में बालुका मुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या बालुका मुक्त मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, कि इसमें रेत तो नहीं है, लेकिन बाकी सभी दिशाएं जो हैं वो मरुस्थलीय होती हैं, और ये एक चट्टानी प्रदेश है, हार्ड रॉक वाला एरिया है जो हम इस एरिया में देखते हैं। मरुस्थलों के बारे में पहले अध्ययन करें, फिर इस वापस टॉपिक पे आते हैं। येलो कलर में जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जैसा कि आपको बताया। सोनेरन, अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर सोनेरन है, महावे है, नीचे एरिजोना भी है, एरिजोना का मरुस्थल भी है नीचे छोटा सा, और ये सोनेरन का फेमस है, महावे का फेमस है। दक्षिण अमेरिका में आ जाओ तो ये आटाकामा, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आटाकामा का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है गर्म मरुस्थलों में, जिसमें के 12 देश शामिल हैं। ये एक ऐसा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि विश्व के अफ्रीका के 12 देशों में फैला हुआ है। 12 देशों में इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का, और इसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। दूसरे नंबर का बड़ा मरुस्थल अरब मरुस्थल माना जाता है, जिसमें कि अरब के देश शामिल हैं। उसके बाद ये देखिए, अब थार का मरुस्थल है यहाँ पर, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इधर सोमालिया का मरुस्थल है, सोमाली का मरुस्थल भी है, अरब का मरुस्थल है, सोमाली का मरुस्थल है। इधर कालाहारी का मरुस्थल भी बहुत फेमस है। यहाँ आप जानते हैं कि बुशमैन प्रजाति मिलती है, जो कि एक ट्राइब है, एक जनजाति है, जो कि कालाहारी में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ नामीब का मरुस्थल है, नामीबिया के आसपास ये कालाहारी, वहाँ तक नामीब में भी फैला हुआ है, और नामीब का मरुस्थल भी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल, या जिसे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के नाम से, डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, या जिसे ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, वो इस क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आप शीतोष्ण कटिबंधीय अगर मरुस्थलों में आ जाएं तो यहाँ ग्रेट बेसिन है कनाडा में, इधर काराकुम मरुस्थल है, इधर गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल पथरीला भी है, ठंडा भी है, और गर्मी में भी कई बार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। कई जगह पर इसमें रेत का विस्तार भी है। गोबी मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है चीन में जो है बड़े मरुस्थलों में गोबी मरुस्थल का नाम शामिल है। उसके बाद एक ये पथरीला और ठंडा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में, पैटागोनिया। इसकी जलवायु अलग ही है, पैटागोनिया का पठार भी है
उसके ऊपर शुष्क दशाएं मिलती हैं, इसलिए हम इसे मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। तो ये मरुस्थलों को मानचित्र पे आपने देखकर कुछ समझने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ कौन से मरुस्थल मिलते हैं। अब इनमें बहुत से शुष्क एरियाज हैं, गर्म इलाके हैं, जैसे वैली ऑफ द मून अटाकामा, ये रहा अटाकामा। वो अटाकामा में वैली ऑफ द मून और अटाकामा के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो विश्व के शुष्कतम क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें विश्व के शुष्कतम इलाकों के रूप में जाना जाता है और ये विश्व के शुष्कतम इलाके हैं। कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा शुष्कता यही मिलती है। और आपको हैरानी इस बात की होगी कि अटाकामा मरुस्थल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले कई सालों से, कई वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। अब पिछले कई सालों का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में से बारिश नहीं हुई है, पिछले 10 साल से बारिश नहीं हुई है, पिछले 20 साल से बारिश नहीं हुई है, पिछले 25 साल से बारिश नहीं हुई है, पिछले 50 साल से बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले 400 साल से एक भी बूंद बारिश की नहीं गिरी है। इतना ड्राई प्लेस है ये, इतने ड्राई इलाके हैं यहाँ पर कि पिछले 400 साल से यहाँ पर एक भी बूंद बारिश की नहीं गिरी है। पीढ़ियाँ गुजर गई, लोग पैदा हुए और मर गए, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पीढ़ियाँ गुजर गई और लोगों ने बारिश क्या होती है नहीं देखी, बरसात कैसे होती है नहीं देखी, बारिश कहते किसको है मालूम नहीं, होती कैसे है नहीं मालूम, पानी की बूंदें ऊपर से नीचे कैसे गिरती हैं यहाँ के निवासियों ने नहीं देखी। तो अटाकामा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 400 साल से वर्षा नहीं हुई है। लोग जिंदा कैसे हैं वहाँ के? पहाड़ों से पानी आता है, नदी और जल स्रोतों के रूप में मिलता है, आगे चली जाती है नदी और उस पानी के भरोसे वो लोग जिंदा हैं, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वर्षा क्या होती है नहीं देखी। तो अटाकामा को इसीलिए विश्व के शुष्कतम इलाकों में शुमार किया जाता है। तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है इस इलाके में। अब यहाँ देखें आप सोनोरन का एरिजोना मरुस्थल, यहाँ पर एक जगह है मृत्यु घाटी, डेथ वैली के नाम से फेमस है, कैलिफोर्निया और इस इलाके में डेथ वैली समुद्र तल से नीचे है और यहाँ पर जाने के बाद शुष्कता इतनी अधिक हो जाती है, पानी मिलता नहीं है, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसका नाम डेथ वैली के रूप में या मृत्यु की घाटी के रूप में फेमस है। अटाकामा है आपका, डेथ वैली है। इसके बाद आ जाए तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन मरुस्थलों में विश्व के बहुत गर्म इलाके मिलते हैं। हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें, पहले जो नाम चल रहा था कि विश्व का सबसे गर्म इलाका कौन सा था, अल अजीजिया, लीबिया का अल अजीजिया सबसे गर्म इलाका माना जाता था। ये इतना गर्म था कि 2 सितंबर 1922, आज क्या तारीख है, 2 सितंबर, तो आज ही के दिन 1922 में तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था अल अजीजिया। आज के दिन में, आज की जो तारीख है 22 सितंबर, आज अभी तो ये 22 सितंबर 2021 चल रहा है, लेकिन 2021 चल रहा है और 2 सितंबर 1922 को अल अजीजिया में तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो जिस तापमान से यह विश्व का सर्वाधिक गर्म एरिया बनता है। लेकिन अब जो नए रिकॉर्ड आ रहे हैं उनसे पता लगता है कि ईरान का एक क्षेत्र है दश्ते लुट, दश्त जंगल को बोलते हैं, निर्जन क्षेत्र को बोलते हैं, लुट उस स्थान का नाम है जो ईरान में है। दश्ते लुट में माना जाता है कि 2005 में 70 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि असंभव
सा प्रतीत होता है। कुछ किताबें बताती हैं कि 2005 में यहाँ दश्ते लुट में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लगभग असंभव। तो ये विश्व का इसको सबसे गर्म स्थान बनाता है इस इलाके में, मरुस्थलीय इलाके में। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जहाँ श्री गंगानगर, जिस जगह से आपकी ये क्लासेस संचालित हो रही हैं, राजस्थान का उत्तरी भाग, बिल्कुल उत्तरी सिरा श्री गंगानगर, ये भी भारत के गर्मतम क्षेत्रों में आते हैं। सबसे गर्म इलाकों में भारत का जो है श्री गंगानगर और चूरू या बीकानेर डिवीजन पूरी की पूरी, आप मान सकते हो कि बीकानेर डिवीजन जो है पूरी की पूरी भारत के उष्णतम स्थानों में आती है। उसमें गंगानगर भी शामिल है और चूरू भी शामिल है, और ये दोनों चूरू और गंगानगर को मिलाएं तो ये बीकानेर डिवीजन मिलती है। कुछ किताबों में बीकानेर लिखा होगा, कुछ में चूरू लिखा होता है, कुछ में गंगानगर लिखा होता है, क्योंकि गंगानगर एक अलग जगह है, चूरू अलग जगह है, लेकिन ये दोनों ही जगह बीकानेर डिवीजन में आती हैं। तो ये भारत के गर्म इलाकों में काउंट की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। अब मरुस्थलों की जब बात करें तो एक और क्वेश्चन जो आईएएस में, आरएस में कई बार पूछा जाता है कि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। आप इधर से देखें, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया का ये रहा मरुस्थल। महान मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। थार कहाँ है? भारत के पश्चिम में। अरब कहाँ है? इन महाद्वीपों के पश्चिम में। सहारा कहाँ से शुरू है? महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। आटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। सोनरन मोहावो एरिजोना मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो डायग्राम से आपको स्पष्ट लग रहा है कि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। कारण इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, समुद्री धाराएं। आपने पढ़ी होंगी समुद्री धाराएं, नहीं पढ़ी है तो हम विस्तार में एक टॉपिक अलग से करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स जिसको कहते हैं, ये हमारे जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ना सिर्फ हमारे जलवायु पर, विश्व के मौसम तंत्र को प्रभावित करती हैं समुद्री धाराएं, जिनमें कि आपने नाम सुना होगा एल नीनो, ला नीनो, जो पूरे विश्व के मौसम तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो उन धाराओं का भी हम एक अलग से टॉपिक करेंगे, जो कि बाद में किया जाएगा। अभी तक हम अभी हमने शुरुआत की है, तो बाद में हम समुद्री धाराओं पर भी एक टॉपिक करेंगे। तो सबसे बड़ी धाराएं होती हैं समुद्री धाराएं, जो कि मौसम को प्रभावित करती हैं। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं, हॉट या वार्म करंट या कोल्ड करंट। वार्म करंट या कोल्ड करंट। वार्म करंट जो है वो लगभग फायदेमंद होती हैं। वो जहाँ जहाँ से जाती हैं वहाँ पर वर्षा इत्यादि करवाती हैं, नमी बढ़ाती हैं, जो कि लाभ होता है जिनसे कि। लेकिन ठंडी समुद्री धाराएं जहाँ जहाँ से जाती हैं वहाँ पर वो शुष्कता फैलाती हुई जाती हैं। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, आप देखेंगे कि सर्दी होते ही शुष्कता बढ़ जाती है। अभी अगर मैं अपने हाथ में, क्योंकि वायुमंडल में नमी है, अगर मैं अपने हाथ में ये खरोंचे डालता हूँ तो किसी भी प्रकार की कोई खरोंच आपको नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वायुमंडल में नमी है और वही नमी मेरी त्वचा में घुस गई है और मेरी त्वचा भी नम है, ह्यूमिड है गर्मी की वजह से, तो इसलिए कोई खरोंच नहीं दिख रही है। यही अगले 2 महीने बाद नवंबर दिसंबर में अगर आप इसको यूं खरोंचोगे तो आपकी त्वचा पर शुष्क खरोंचों के निशान पड़ जाएंगे। सर्दियों में हमारे गाल, होंठ, हाथ, पैर, एड़ियाँ फटने लगती हैं। हमको क्रीम लगानी पड़ती है, वैसलीन लगानी पड़ती है, ताकि हम नमी को बरकरार रखें। क्योंकि सर्दी क्या होती है कि वो शुष्कता फैलाती है, नमी को खींच लेती है। गर्मी नमी लेके आती है। तो जब गर्म धाराएं आती हैं, वार्म करंट आती हैं, तो वो नमी लेके आती हैं, वो वर्षा करवाती हैं। लेकिन जब ठंडी धाराएं जहाँ जहाँ से चलती हैं वहाँ से वो नमी को सोख लेती हैं, वो शुष्कता फैलाती हुई चलती हैं और मरुस्थलों को बनाने में सहायक होती हैं। जितने भी महाद्वीप हैं
इनके पश्चिमी किनारों पर ठंडी धाराएं चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो ये कौन सा तट है, इधर पश्चिमी तट, तो इधर कौन सी धारा चलेगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा चलती है। यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चल रही है बेंगुला की धारा, बेंगुला करंट। इधर आपकी चल रही है कैनारी की धारा, यहाँ से नीचे आ रही है वो ठंडी धारा है कैनारी। कैनारी यहाँ पर द्वीप है और उन द्वीपों से होती हुई किनारे की धारा जाकर के वापस चल रही है, तो ये ठंडी धारा है। फिर यहाँ पर मरुस्थल आ गया, यहाँ बेंगुला की धारा थी जिसकी वजह से ये मरुस्थल आ गया। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है जिसकी वजह से मरुस्थल का विकास हुआ। यहाँ पर कौन सी धारा है, यहाँ पर जो धारा है वो पीरू या चिली की ठंडी धारा है, पीरू या चिली की ठंडी धारा, या जिसको हम लोग हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, हम्बोल्ट की धारा। तो यहाँ हम्बोल्ट की धारा है वो ठंडी है, उसकी वजह से ये मरुस्थल जो है इसको फैलाने में वो सहायता करती है। हम्बोल्ट करंट या चिली पीरू की धारा, ठंडी धारा। यहाँ पर आप चलेंगे तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा आती है जो कि यहाँ पर मरुस्थलीय दशाएं विकसित करने में सहायता करती है। तो यहाँ कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पर हम्बोल्ट करंट है, यहाँ पर बेंगुला की धारा है, यहाँ कैनारी की धारा है, यहाँ जो है आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये ठंडी धाराएं हैं। एक कारण तो यहाँ पर मरुस्थल होने का ये है कि इन क्षेत्रों के पास से कौन सी धाराएं चलती हैं, ठंडी धाराएं चलती हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब की दशाएं पाई जाती हैं। उच्च वायुदाब की दशाएं, उच्च वायुदाब की दशाएं क्यों पाई जाती हैं, इसलिए क्योंकि ठंडी धाराएं चलती हैं तो मौसम कैसा होता है, ठंडा, और जहाँ ठंडक होगी वहाँ पर वायुदाब उच्च रहेगा। फिर ये जहाँ जहाँ मरुस्थल मिलते हैं ये उच्च वायुदाब की पेटियाँ हैं। जब हम वायुदाब की पेटियाँ पढ़ेंगे, आपके टॉपिक है, तो हम अगले आने वाली क्लासेस में वायुदाब और उसकी पेटियाँ भी पढ़ेंगे। वायुदाब के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात बता दूं। वायुदाब ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहाड़ों पर जाओगे तो आपको महसूस होगा। इस समय जहां आप बैठे हो, आपके सिर के ऊपर वायुदाब जो है उसका प्रति वर्ग इंच 2.7 kg वर्ग भार है। प्रति वर्ग इंच 2.7 किलोग्राम हवा का भार हमारे ऊपर पड़ रहा है। यानी मेरा सर अगर 6x6 का है तो मेरे सिर के ऊपर 6 × 6 करें 36, तो 36 को आप 3 से गुणा करें तो वो लगभग 100 के आसपास बैठता है। मेरे सिर के ऊपर इस समय हवा का 100 किलो से ज़्यादा भार है, आपके सिर के ऊपर भी, पर आपको महसूस नहीं हो रहा। इसे वायुदाब कहते हैं। ये वायुदाब उच्च हो सकता है, निम्न हो सकता है। जहाँ गर्मी होगी वहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, जहाँ पर सर्दी होगी वहाँ उच्च वायुदाब मिलता है। वायुदाब की पेटियाँ विश्व में है, 7 बड़ी पेटियाँ हैं। उन पेटियों के बारे में, वायुदाब क्या होता है, उसकी क्या पेटियाँ, उसका वितरण क्या है, वो किसी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। भूगोल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आपके मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम भी नहीं है कि आपके सिर के ऊपर हवा का 100 किलो से ज़्यादा दबाव है। इसीलिए जो ऊपर यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस सूट पहन कर जाते हैं। फाइटर प्लेन के पायलट प्रेशर सूट पहन कर जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। वायुदाब की अलग से क्लास होगी, उसको हम अलग से डिटेल में अध्ययन करेंगे जब भी वो टॉपिक आएगा। पेटियां भी करेंगे और वायुदाब के बारे में भी करेंगे। इन सब क्षेत्रों में उच्च वायुदाब की दशाएं पाई जाती हैं, जो कि उच्च वायुदाब मरुस्थलों को फैलाने में सहायता करता है। इसी प्रकार से ये सब उच्च वायुदाब की पेटियों में आते हैं एरियाज जहाँ पर के वर्षा बहुत कम होती है। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में हवा अंदर घुसने में दिक्कत करती है, इसलिए इन इलाकों में वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होती है। वर्षा कम होती है तो ये मरुस्थल बनेंगे ही, तो मरुस्थलीय दशाएं यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो क्या कारण है मरुस्थलों के पश्चिमी भाग में होने के कारण? नंबर 1, ठंडी धाराएं चलती हैं। नंबर 2, ये उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र हैं। नंबर 2, ये उच्च वायुदाब पेटियों में स्थित क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ मरुस्थलों का विकास मिलता है। तो ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें कोई और क्वेश्चन होगा तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं और उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं आगे। अब आ जाए रिवर्स, नदियां। नदियां क्या होती हैं? नदी और नहर में फर्क होता है। नदी प्राकृतिक रूप से
बहने वाले जल की एक धारा होती है जो पहाड़ों से निकलकर या जल स्रोतों से निकलकर ढलान की ओर बहती है, ढलान की ओर बहती है और मार्ग में जाते जाते बाद में समुद्र या किसी झील में या किसी सागर में मिल जाती है। कई नदियां जो छोटी होती हैं वो धरातल में भी लुप्त हो जाती हैं, जैसे राजस्थान की घग्गर नदी है, किसी से नहीं मिलती है, जमीन पर ही लुप्त हो जाती है। तो नदियां क्या है कि पानी की वो जल धाराएं हैं जो प्राकृतिक रूप से बहती हैं, और नहरें क्या होती हैं, वो जल धाराएं हैं जो मानव द्वारा निर्मित आकृतियों में बहती हैं, कैनाल्स में बहती हैं, नहरों में बहती हैं। तो नहरें मानव द्वारा बनाई जाती हैं सिंचाई के लिए और अन्य पर्पज के लिए, जबकि नदियां जो हैं वो प्राकृतिक रूप से बहने वाली होती हैं। जिन देशों में नदियां नहीं हैं उनमें सभ्यताओं का विकास भी बहुत देरी से हुआ। जहां नदियां हैं वहां सभ्यताएं बहुत जल्दी विकसित हो गईं, जैसे भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ नदियाँ थीं और नदियों के किनारे पर सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि आदमी को जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ चाहिए वो है पानी, और पानी कहाँ मिलता है, नदियों में। तो नदियाँ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे विश्व के लिए। इनसे संबंधित भी कई क्वेश्चन जो हैं वो कई प्रश्न जो हैं ISRS में आते हैं। पहले विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में देख लें मैप पर, उनके बारे में, फिर उनके बाद में इनकी डिटेल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम उत्तरी अमेरिका से चलें तो ये उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उसमें ये यूकान नदी है, एक अलास्का के पास, कनाडा अलास्का होते हुए ये यूकान नदी से जाती है। नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक नित्यवाही नदियां और एक मौसमी नदियां। जो हिमानी से पिघल करके चलती हैं उनको हम नित्यवाही नदियां कहते हैं, परमानेंट रिवर्स कहते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि। और जो मौसम में चलती हैं, मौसमी बारिश का मौसम हुआ, नाले नदी बन गए और वो चल पड़े और फिर उसको हम, वो नदी के रूप में बन जाए, उसको हम मौसमी नदी के रूप में जानते हैं। यहाँ हम बड़ी नदियों के बारे में और परमानेंट रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सीजनल नदियों की बात फिर कभी किसी अलग वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ परमानेंट और बड़ी नदियों की बात कर रहे हैं। नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ छूट भी गई होंगी, पर फिर भी हम महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आज बात करेंगे। यूकान नदी यहाँ पर, और कनाडा के ये जो नदी है ये मैकेंजी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेंजी नदी, उसके बारे में भी कई क्वेश्चंस आते हैं। इधर अमेरिका में कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी के बारे में कल आपको बताया था कि ये महत्वपूर्ण नदी है और कैनियन और गॉर्ज बनाती हुई चलती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन, इसी नदी पर है। और भारत की कोलोराडो नदी के नाम से सतलुज फेमस है, पिछली क्लास में आपको बताया था। जो काम कोलोराडो नदी अमेरिका में करती है वही सतलुज नदी भारत में करती हुई चलती है, खाइयाँ और खड्ड बनाती हुई चलती है। तो कोलोराडो नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है। इसके साथ ही ये छोटी सी नदी है रियो ग्रांडे, अमेरिका में। अमेरिका की प्रमुख नदी मिसिसिपी मसूरी के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है, मिसिसिपी मसूरी। और अमेरिका की जो सभ्यताओं का विकास हुआ था वो इसी नदी घाटियों में हुआ था, मिसिसिपी मसूरी की नदी घाटियों में ही हुआ था। मिसिसिपी मसूरी दो प्रमुख नदियां हैं, इसके अलावा और छोटी छोटी कई नदियां भी हैं, और हम सिर्फ बड़ी नदियों की भी बात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका की ओरिनेको नदी इंपॉर्टेंट, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। यहां एक और क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कुछ लोग आंसर में नाइल रिवर देते हैं, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आंसर कई लोग नाइल को बताते हैं, नील नदी को सबसे बड़ी नदी के बारे में माना जाता है। यहां बड़ी से क्या मतलब है, बड़ी से मतलब लंबी नहीं,
वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन है। नील की बात करें तो नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नाइल। वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, पानी की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनती है अमेजन। इसी प्रकार से यहाँ पर उरुग्वे नदी है, ला प्लाटा नदी है, इसके अलावा और कई छोटी मोटी नदियाँ भी इस इलाके में मिलती हैं। यहाँ सेंट लॉरेंस नदी है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है सेंट लॉरेंस, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और नदियों के जोड़ने के लिहाज से सेंट लॉरेंस नदी बहुत फेमस है। आप यूरोप में आ जाएं तो थेम्स नदी लंदन में चलती, लंदन की थेम्स नदी बहुत प्रसिद्ध है। जो ब्रिज है वहाँ पर थेम्स नदी पर बना हुआ है। राइन नदी जर्मनी इत्यादि में, फ्रांस इत्यादि में राइन का जो हिस्सा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ी उपयोगी नदी है, खनिजों का भंडार है इस नदी में। राइन घाटी जर्मनी की खनिजों का घर कहा जाता है राइन नदी। उसके बाद डेन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट, डेन्यूब के बारे में माना जाता है कि ये वो नदी है जो कई देशों से गुजरती हुई जाती है। आगे हम बात करेंगे डेन्यूब के बारे में भी। डॉन बहुत इंपॉर्टेंट नदी। एक क्वेश्चन आता है कई बार, 4 Ds falls into Black Sea। 4D falls into ब्लैक सी। 4D काले सागर में गिरते हैं। कौन कौन से? 2 के नाम तो आपने देख लिए, डॉन, डेन्यूब। डॉन और डेन्यूब 2 हैं, डेनिस्तर और डेनिपर। डेनिस्तर और डेनिपर। तो 4D नामक नदियां काला सागर में गिरती हैं। 4 Ds falls into Black Sea, that is डॉन, डेन्यूब, डेनिस्तर, डेनिपर। ये 4D ब्लैक सी में गिरते हैं। इधर से वोल्गा नदी आती है, रूस की बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है वोल्गा नदी। यूराल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूराल पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था, जो रूस और एशिया को अलग करता है, या एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत। वहीं यूराल नदी भी है। रूस की लीना नदी ऊपर जाती है, जमी हुई नदी भी है। आमूर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की हवांग हो नदी बहुत फेमस है, आगे बताएंगे इसके बारे में। यांग टीसी क्यांग इधर से जा रही है। दजला फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के नाम से आजकल फेमस है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं हुआ था। दजला और फरात नदियां जो थी वो इस इलाके में मिलती थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो एरिया था वो। उसके बाद सेनेगल नदी, ये नाइजर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उससे इंपॉर्टेंट कांगो नदी, ये देखें कांगो नदी कई बार आ चुकी है क्वेश्चन में कि कांगो नदी क्या है, कि ये वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये देखें, ये कांगो नदी जा रही है और यहाँ से कांगो नदी का जो बेसिन है वो भी दुनिया के घने जंगलों में शामिल है। यहीं दुनिया की जो फेमस जनजाति है पिग्मीज, वो इसी कांगो बेसिन में, कांगो घाटी में मिलते हैं। छोटे छोटे होते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनको टार्जन ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता है, कांगो घाटी के टार्जन भी कहा जाता है। पेड़ों पर रहते हैं, बंदरों की तरह उछलते कूदते हैं, छोटी हाइट होती है। और ये जनजाति यहाँ पर पिग्मी के नाम से जानी जाती है, पिग्मीज कहा जाता है, जो कि कांगो घाटी में मिलती है। उसके बाद फिर विश्व की सबसे लंबी नदी नील। सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी या नाइल। अब ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विक्टोरिया झील से निकल करके उत्तर की ओर जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि अफ्रीका की एकमात्र नदी, बड़ी नदी जो उत्तर की ओर बहती है, ये नदी
उत्तर की ओर बहती है, विक्टोरिया से निकल करके और उत्तर की ओर जा रही है। यह भी क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी में, अफ्रीका में रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। यह भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नील, क्योंकि ये ब्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली रिवर है ये। यही वजह है कि इस नदी का बहुत ज़्यादा उपयोग जो है बाकी देश नहीं कर पाए, क्योंकि ये घाटी में बहती है। घाटी में बहने के कारण क्या हो गया कि अगर हम, ये हमारी घाटी है तो ये यहाँ से बह रही है, बीच में से यूं जा रही है, और जो धरातल है वो ऊंचा है, तो ऊंचा धरातल होने के कारण इस नदी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अगर ये नदी धरातल पर चल रही होती तो हम नहरें निकालकर विभिन्न क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान कर सकते थे। अगर यूं समतल जारी होती तो अलग अलग क्षेत्रों में नहरें निकालकर इनको सिंचाई प्रदान कर सकते थे, लेकिन ये नदी घाटी में बह रही है नीचे, तो ऊपर पानी कैसे लाया जाए? तो इसलिए ये आगे चलती जाती है, मिस्र के आसपास आकर ढलान नीचे होता है, तो मिस्र को इसका सर्वाधिक लाभ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिस्र इज ए गिफ्ट, इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नाइल। मिस्र क्या है? नील नदी का उपहार। क्यों? क्योंकि वहां पर नील नदी सबसे ज्यादा लाभ देती है, डेल्टा बनाती है, उपजाऊ भूमि बनाती है, कृषि का कार्य वहां पर विकसित होता है। अन्यथा बाकी जगह पर नील नदी का उतना फायदा नहीं होता है जितना हो सकता है किसी नदी का, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हुई चलती है, यहां से यहां उत्तर की ओर चलती है, फिर यहां पर डेल्टा बना देती है ये। उसके बाद ज़ैम्बज़ी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, और अफ्रीका की ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर बहुत फेमस है, साउथ अमेरिका की ऑरेंज रिवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स मैदान बनाती है, घास का मैदान है डाउन्स, वो कौन सी नदियां बनाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में दो ही बड़ी नदियां हैं, वो है डार्लिंग और मरे। हम इसको सामूहिक रूप से डार्लिंग मरे भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां डार्लिंग मरे, डार्लिंग बड़ी है, मरे छोटी है। ये दोनों नदियां मिलाकर इस इलाके का घास का मैदान, उपजाऊ प्रदेश डाउन्स के नाम से बनाती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र है। अब आ जाए हम अपने इलाके में, भारत में। तो भारत में बहुत सी नदियां मिलती हैं, जिनमें एक बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा भी है। भारत की प्रमुख नदियों में कौन सी है? गंगा नदी। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ। हमारी सारी संस्कृति का विकास गंगा और यमुना के तट पर हुआ। गंगा गोमुख ग्लेशियर यानी गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री से ये लगभग 18-19 किलोमीटर आगे है, ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, और यमुना यमुनोत्री से। आगे जाकर के ये जो गंगा है वो गंगोत्री से भी आगे ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है और भारत के मैदानी भाग को बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अपने बीच अनेकों शाखाओं को समाकर ये आगे चलती है गंगा, जो कि भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसके साथ ही यमुना। पंजाब की 5 नदियां भी हैं जिनका ढाल उस तरफ है। एक जल विभाजक शब्द आएगा नदियों में, जल विभाजक रेखा। क्या होती है जल विभाजक रेखा? वाटर डिवाइड लाइन। मान लो ये कोई पहाड़ है, इसके यहां पर अगर कोई नदी निकल रही है इधर से, तो उसका बहाव इधर होगा, और यहां से निकल रही है तो इधर होगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वाटर डिवाइड लाइन या जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जल विभाजक रेखा क्या है?
कि मान लो दो पहाड़ियां हैं, इसके इधर से जो नदी निकलेगी वो इधर चली गई, इधर से जो निकली इधर चली गई, तो ये जो रेखा है ऊपर वाली, इसने उस इलाके के नदियों को, जल को दो भागों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम ये किताब देखें तो ये जो किताब है इसके इधर की नदियां इधर चली गई, इधर की नदियां इधर चली गई, ऊपर का जो एरिया है वो जल विभाजक रेखा बन गई। ये रेखा ने यहाँ के जल को इधर भेज दिया, यहाँ के जल को इधर भेज दिया, विभाजन कर दिया। तो जल विभाजक रेखा क्या होती है? पहाड़ों की चोटियां उस इलाके में। अरावली है, अरावली भी राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। हिमालय की कई पहाड़ियां जल विभाजक का कार्य करती हैं, तो उसको हम वाटर डिवाइड लाइन के रूप में जानते हैं, जहां से नदियां निकलती हैं। तो भारत की नदियों की बात करें, गंगा, यमुना, फिर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा चीन के मानसरोवर राक्षस ताल के पास से निकल करके सांगबो के नाम से चलती हुई पूर्वी भारत में नामचा बरवा नामक स्थान से दक्षिण की ओर मुड़ करके भारत में असम का मैदान बनाती हुई बांग्लादेश में घुस जाती है, और फिर ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, पिछली क्लास में ही बताया था, बनाती हैं। ब्रह्मपुत्रा के बारे में एक और बात इंटरेस्टिंग है कि ये भारत की सबसे बड़ी पुरुष नदी है, मेल रिवर। बाकी नदियां सारी फीमेल रिवर्स के रूप में जानी जाती हैं। गंगा मैया, यमुना भी माता है, सरस्वती भी माता है, गोदावरी भी मैया है, कृष्णा भी मैया है। ये सब फीमेल रिवर्स हैं, महिला नदियां हैं। और एकमात्र बड़ी पुरुष नदी अगर भारत की कोई है तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्म का पुत्र, मेल। तो नदियों को भी फीमेल और मेल फीमेल के नाम से कई पुस्तकों में लिखा गया है। कई क्वेश्चंस भी आए गए हैं कि भारत की सबसे बड़ी पुरुष नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा। और फीमेल रिवर्स तो सारी फिर बाकी फीमेल्स हैं ही। ब्रह्मपुत्रा के बाद ये नर्मदा, ताप्ती, ये भारत के ढाल के विपरीत बहती हैं, क्योंकि ये भी रिफ्ट घाटी में बहती हैं, क्योंकि ये भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी, यानी रिवर जो है वो फॉल्ट वैली में, या जिसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, उसमें बहती हैं। इसीलिए इनका ढलान भारत में, भारत के प्रमुख ढलान से विपरीत है। भारत की सभी नदियां, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, महानदी, ये सब पूर्वी ढलान की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हुई, उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में क्यों जाती हैं? क्योंकि ये एक भ्रंश घाटी या रिवर वैली, आपकी रिफ्ट वैली में बहती हुई चलती हैं। इसके अलावा पंजाब की नदियां हैं, वो सब पंजाब का मैदान बनाती हैं, जिनमें के सिंधु तंत्र है, सिंधु खुद है, झेलम है, सतलुज है, व्यास है, रावी है। ये जो नदियां हैं ये मिलकर के पंजाब का मैदान बनाती हैं। इसके अलावा मीकोंग, बर्मा की इरावती नदी है, मीकोंग नदी है, मीनाम नदी है, वो फेमस प्रसिद्ध नदियां इस इलाके में आपको देखने को मिलती हैं। ये हमने मानचित्र के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश की कि कौन सी नदी कहाँ है। नदियों की थोड़ी सी और डिटेल आगे देखें। नील विश्व की सबसे लंबी नदी थी, और सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? अमेजन। वापस देख लें, कहाँ है ये नील नदी है अफ्रीका में, और ये अमेजन नदी है। ये सबसे लंबी नदी है और ये सबसे बड़ी नदी है। नील नदी सबसे लंबी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और विश्व का प्रसिद्ध आसवान बांध, आसवान डैम और नासिर झील इसी नदी पर बनी हुई है, नील नदी पर। और अमेजन जो सबसे बड़ी नदी है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से, कैचमेंट एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। फिर मिसिसिपी, मसूरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। मिसिसिपी और मसूरी अमेरिका की प्रमुख नदी, विश्व के सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है।
बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती हैं। पक्षी के पंजे की तरह से जो आकार का डेल्टा बनता है, उसका प्रमुख उदाहरण मिसिसिपी मैसूरी का डेल्टा है, जो कि पक्षी के पंजे के आकार का बनता है। रियो ग्रांडे जो है वो मेक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाते हुए चलती है। इस इलाके में ये मेक्सिको आता है इधर, और यहाँ रियो ग्रांडे जो होगी वो इसकी सीमा बनाते हुए चलती है। सेंट लॉरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ये व्यस्तम जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्गों में सबसे व्यस्तम जलमार्ग है आपका सेंट लॉरेंस, और विश्व का सबसे बड़ा प्रमुख प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स इसी सेंट लॉरेंस नदी पर बनता है। ये अमेरिका के इस जगह पर है, और ये नदियों को भी जोड़ती है और आंतरिक जलमार्ग भी है, और विश्व का सबसे बड़ा जो प्रमुख और प्रसिद्ध जलप्रपात है नियाग्रा फॉल भी इसी नदी पर बनता है। फिर आ जाए कोलोराडो, आपको बताया था ये कोलोराडो नदी है, तो ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर बनता है, और विश्व का सबसे प्रमुख बांध हूवर डैम भी इसी इलाके में इसी नदी पर बनता है, हूवर डैम। राइन नदी अभी आपको बताया यूरोप में और जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप का व्यस्तम आंतरिक मार्ग है राइन नदी। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, इसे खनिजों से भरपूर नदी भी कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, उद्योगों के लिए लाइफलाइन भी माना जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों को पानी चाहिए, और इस नदी के आसपास बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ है राइन नदी। फिर डैन्यूब के बारे में बताया, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट से ये राइन नदी निकलती है। और इस ब्लैक फॉरेस्ट में के संदर्भ में एक और बात है कि ये एक भ्रंश पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंश पर्वतों का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। कभी कंपटीशन में आ जाए कि ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, तो वो किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन्स, यानी भ्रंश पर्वतों का एक उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। यहां से निकलकर जाती है और 5 देशों की राजधानियों के तटों से होकर के जाती है। 5 राजधानियों में से गुजरती है ये आपकी डैन्यूब, 5 राजधानियों से छूती हुई जाती है और अनेक देशों के बीच में से होती जाती है। एकमात्र नदी है जो 7, 8, 10 देशों के बीच में से गुजरती हुई जाती है, और 5 तो केवल राजधानियों के साथ से गुजरती है, डैन्यूब। फिर ज़ैम्जी नदी, जिस पर के विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात बनता है। कांगो और जायरे नदी आपको बताया था विश्व को 2 बार काटती है। कहाँ है कांगो? ये कांगो है। ये कांगो नदी यहां से लेकर के विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। जो काम कांगो नदी अफ्रीका में करती है, वही काम भारत में राजस्थान में माही नदी करती है। माही नदी भारत में, कांगो नदी अफ्रीका की भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसलिए माही नदी को कांगो ऑफ राजस्थान या कांगो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई जाती है। आमूर नदी, आमूर नदी रूस और चीन की सीमा रेखा बनाती है। आमूर नदी रूस और चीन की सीमा रेखा बनाते हुए आगे जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बताया, भारत की बड़ी नदियां हैं। चीन की हवांगू नदी, चीन की प्रमुख नदियों में से हवांगू नदी है। हवांगू नदी को चीन का दुख, सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी और कई लोग मारे जाते थे। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीली नदी के मिट्टी के एरिया से आती है और इसका रंग पीला हो जाता है पीली मिट्टी के कारण। फिर ये जहाँ गिरती है उस सागर को भी पीला बना देती है, तो उसे पीला सागर कहा जाता है। तो हवांगो नदी जो है उसे चीन का दुख
या पीली नदी के रूप में भी जाना जाता है, और ये बहुत उपजाऊ प्रदेश बनाती हुई चलती है। चीन की प्रमुख नदी के रूप में हवांगहू नदी चलती है। आज की क्लास में इतना ही। अगली फिर किसी क्लास में हम अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लास में। मिलेंगे फिर किसी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।